आज हम एक ऐसी सभ्यता के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग-थलग रहकर एक बेहद जटिल और एडवांस्ड समाज का निर्माण किया। मेरा मतलब है, माया सभ्यता की कहानी मानव इतिहास के सबसे अद्भुत और हैरानगेज किस्सों में से एक है। चलिए शुरू करते हैं। अब शुरुआत में ही एक सबसे बड़ा सवाल दिमाग में आता है, आखिर माया सभ्यता ने दुनिया के बाकी हिस्सों से बिना किसी कांटेक्ट के इतनी लाजवाब वैज्ञानिक उपलब्धियां कैसे हासिल कर लीं? जरा सोचिए, बिना किसी बाहरी मदद या नॉलेज शेयरिंग के उनका मैथमेटिक्स और उनका एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान यूरोप जैसे एडवांस्ड कॉन्टिनेंट से भी आगे कैसे निकल गया? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक स्वतंत्र कृषि क्रांति यानी एक इंडिपेंडेंट एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की, जहां से इनके विकास की नींव रखी गई। असल में यहाँ संसाधनों का एक बहुत ही बड़ा अंतर देखने को मिलता है। एक तरफ यूरेशिया था, जिसके पास गाय, घोड़े और भेड़े जैसे पालतू जानवर थे, जिनसे उन्हें बहुत मदद मिली। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकाज के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। अपनी पूरी की पूरी सभ्यता को खड़ा करने के लिए उन्हें सिर्फ और सिर्फ वहाँ के स्थानीय पौधों पर निर्भर रहना पड़ा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और हैरानी की बात पता है क्या है? इन शुरुआती नेटिव अमेरिकन्स ने दुनिया की आज की टॉप 5 प्रमुख फसलों में से 3 को खुद विकसित किया था। मक्का, आलू और कसावा, इन सबको उन्होंने अपने रोजमर्रा के खाने का आधार बनाया। और सिर्फ यही नहीं, हरी और लाल मिर्च, टमाटर, बीन्स और यहाँ तक कि कोको और टोबैको, ये सब भी इन्हीं की देन है। सोचिए, बिना किसी जानवर की मदद के उनकी ये कृषि उपलब्धि कितनी बड़ी थी, जिसने आगे चलकर उनके इतने बड़े विकास की मजबूत नींव रखी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि माया शहरों का उदय आखिर कैसे हुआ और इस सभ्यता ने अपना विशाल आकार कैसे लिया। यहाँ समझने वाली बात यह है कि आइस एज खत्म होने के बाद यूरेशिया से लगभग 12,000 साल तक पूरी तरह से कट ऑफ रहने के बावजूद माया लोगों ने अपना एक बेहद शानदार क्लासिक पीरियड देखा। 250 सी से लेकर 900 सी के बीच ये सभ्यता अपनी बिल्कुल चरम सीमा पर थी। हालांकि बाद में जब तक स्पेनिश लोग वहां पहुंचे, तब तक ये लोग सेंट्रल अमेरिका के ऊंचाई वाले इलाकों में फैल चुके थे और अलग-अलग स्वतंत्र सिटी स्टेट्स में बट गए थे। सच में ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि चिचेन इत्जा के कुकुलान पिरामिड जैसी विशाल और जटिल पत्थर की इमारतें उन्होंने पूरी तरह से बिना किसी बाहरी प्रभाव या टेक्नोलॉजी के बनाई थी। ऐसी शानदार और ऊंची सीढ़ियों वाले इतने बड़े स्ट्रक्चर्स उन्होंने बिल्कुल अपने बलबूते पर खड़े किए थे। ये कोई मामूली बात नहीं है। चलिए अब इस सोसाइटी के कुछ और गहरे पहलुओं पर नजर डालते हैं, यानी उनका धर्म, गणित और तारों के प्रति उनका लगाव। अब ये फैक्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। माया सभ्यता की उत्पत्ति की जो कहानी है, जिसे पोपुल वुह कहा जाता है, उसमें जूडियो क्रिश्चियन की जेनेसिस किताब के साथ कई हैरानअंगेज समानताएं देखने को मिलती हैं। लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट है। उनकी इस पूरी कहानी का जो मूल विषय था, वो था उनका सबसे महत्वपूर्ण अनाज, मक्का यानी कॉर्न। मक्का उनके धर्म, उनके भगवान और पूरे के पूरे समाज के बिल्कुल केंद्र में बसा हुआ था। और एक इतने कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी को स्मूथली चलाने के लिए और अपनी धार्मिक मान्यताओं को रिकॉर्ड करने के लिए उन्हें एक भाषा की जरूरत थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक ऐसी लिखित भाषा का विकास किया जिसमें 800, जी हाँ 800 अलग-अलग हायरोग्लिफ्स शामिल थे। ये सारे चिन्ह अलग-अलग सिलेबल्स को दर्शाते थे। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी भाषा कितनी ज्यादा समृद्ध और एडवांस्ड थी। लेकिन उनकी स्वतंत्र प्रतिभा यानी इंडिपेंडेंट जीनियस का सबसे बड़ा सबूत पता है क्या है? उनका मैथमेटिक्स। उन्होंने एक बेस 20 नंबर सिस्टम बनाया जिसमें मैथमेटिकल जीरो यानी शून्य का आविष्कार भी शामिल था। और सबसे कमाल की बात यह है कि उन्होंने ये आविष्कार साउथ एशिया या अरेबिया के शून्य के कॉन्सेप्ट से पूरी तरह अनजान रहकर खुद किया था। यहाँ तक कि वेस्टर्न यूरोप में जीरो का कॉन्सेप्ट पहुंचने से सदियों पहले ही माया लोग इसका इस्तेमाल कर रहे थे। तो इसका नतीजा क्या हुआ? इस सटीक गणित और ग्रहों के ऊपर उनके लगातार धार्मिक फोकस का फायदा ये हुआ कि उनकी एस्ट्रोनॉमी की उपलब्धियों ने उनके समकालीन यूरोप को भी बहुत पीछे छोड़ दिया। इन्हीं तारों और ग्रहों को डीपली समझकर उन्होंने एक बेहद सटीक यानी इनक्रेडिबली प्रिसाइज कैलेंडर का निर्माण किया। और इस प्रिसाइज कैलेंडर का जिक्र आते ही हम पहुंचते हैं एक ऐसी बात पर जिसने पूरी दुनिया में हल्ला मचा दिया था, 2012 के कैलेंडर का मिथक। चलिए इसका सच जानते हैं।
दरअसल माया धर्म की मान्यताओं के हिसाब से उन्हें हर 7 साल में एक बहुत बड़ा काम करना होता था। उन्हें अपने उन शानदार पत्थर के मंदिरों को पूरी तरह से खुरचकर उन्हें नए सिरे से सजाना पड़ता था। इन लगातार होने वाले रेनोवेशंस का बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग तय करने के लिए ही उन्हें एक इतने सटीक और लंबे कैलेंडर की जरूरत पड़ती थी। अब यहाँ से शुरू होती है गलतफहमी, क्योंकि उनका एक बहुत ही मशहूर कार्व्ड कैलेंडर 21 दिसंबर 2012 को खत्म हो रहा था, तो आधुनिक दौर में बहुत से लोगों ने ये मान लिया कि ये प्रलय यानी दुनिया के खत्म होने की भविष्यवाणी थी। हम सबको याद ही होगा कि उस वक्त इस बात को लेकर दुनिया भर में कितनी दहशत और कितना डर फैल गया था। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई बेहद प्रैक्टिकल और सच कहूं तो थोड़ी मजाकिया भी है। इन हाईली एडवांस्ड एस्ट्रोनॉमर्स ने किसी प्रलय या तबाही की कोई भविष्यवाणी नहीं की थी। बात सिर्फ इतनी सी थी कि उस खास पत्थर पर आगे का कैलेंडर तराशने के लिए उनके पास बस जगह खत्म हो गई थी। जी हाँ, इतनी सी बात थी जिसने एक समय पूरी दुनिया को डरा दिया था। ये एक ऐसी कहानी है जो सच में इस बात पर सोचने पर मजबूर कर देती है कि इतिहास की ऐसी न जाने कितनी सीधी और शानदार सच्चाइयां हैं जिन्हें आज के इन मॉडर्न मिथ्स और अफवाहों ने पूरी तरह से दबा कर रख दिया है। माया सभ्यता की असली पहचान किसी झूठी तबाही की भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि उनकी वो हैरान कर देने वाली और इंडिपेंडेंट वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं जो उन्होंने अकेले दम पर हासिल की थीं। आगे से जब भी किसी ऐसी थ्योरी के बारे में सुने तो जरूर सोचिए कि उसके पीछे का सच क्या हो सकता है।